हाँ भाई, तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिट 15। और यूनिट 15 जिसमें हम लोग कंसेप्ट विद एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। और ये यूनिट 15 जो है ना, ये बेसिकली स्टैटिक्स वाला चैप्टर है। कौन सा वाला चैप्टर है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स वाला चैप्टर ये यहां पर आता है, जिसके आज बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं नमिता जी, गलत बात है। कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, असंभव। जो चीज हम अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने जिगर के टुकड़ों से नाराज कैसे हो सकते हैं? ये तो गलत बात है। ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक बार। हम्म, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट सेशन को अपने मित्रों तक जरूर बता दीजिएगा। गजब का क्वेश्चन है। एक कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों के हाउस रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो के आधार पर सूची बनाता है। यह डेटा किस स्तर का है? अनुपात स्तर, नाममात्र स्तर, क्रमिक स्तर और अंतराल स्तर। मैंने आपको इनका रेशो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल लेवल बहुत अच्छे से समझाया था। बहुत अच्छे से समझाया था। परीक्षा देने से पहले पूरे क्रैश कोर्स को अच्छे से देख लेना, घोट के पी जाना, क्योंकि इसमें कंसेप्ट विद एमसीक्यू क्लासेज हैं, जिसमें साथ में कंसेप्ट समझाया है। बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल 100%। आप अच्छे से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अनुपात स्तर, नाममात्र स्तर, क्रमिक स्तर और अंतराल स्तर। बेटा, रेशो लेवल क्या होता है, नॉमिनल लेवल क्या होता है, ऑर्डिनल लेवल क्या होता है और इंटरवल लेवल क्या होता है, इन चारों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर, हाँ संजना जी, नहीं हुआ था वो। और सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अपन सारी की सारी चर्चाएं बाद में करेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना? और ढंग से आप एक एक क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। आपसे पूछा कि अगर कक्षा अध्यापक यानी आपका क्लास टीचर, एक क्लास टीचर कीप्स ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हाउसेस रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो टू मेक ग्रुप्स, दिस डेटा इज मेजर्ड ऑन विच लेवल ऑफ मेजरमेंट। है ना? कौन सी सूची में डालता है, ये पूछा है। जब, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया था, अगर किसी अवधारणा या वस्तु का कोई नाम अंकित कर दिया जाए, उसे डिफाइन किया दिया जाए, मोहन, सुरेश, श्याम, राधे श्याम, जो भी कुछ है ना, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम नॉमिनल लेवल में शामिल करते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। पूरा डिटेल सीखते हैं, शानदार। चारों का, चारों का बहुत अच्छा डिटेल आपको पढ़ लेना है। अब देखो बेटा, देखो गजब का डिटेल यहां पर समझाने की कोशिश की है। बी आंसर आपका परफेक्ट है। नॉमिनल लेवल में हम चीजों को सिर्फ नाम या कैटेगरी देकर अलग करते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। है ना? ये सब सिर्फ लेबल है, ये सिर्फ लेबल है। इनमें कोई क्रम नहीं है, कहीं ऑर्डर ऑर्डर नहीं है। नहीं, बिल्कुल यार, लाल रंग, काला, पीला, ये कोई ऑर्डर थोड़ी है, ये कोई क्रम थोड़ी है, ये तो नाम है कलर्स का। शिक्षक का उद्देश्य बस समूह बनाना है, मापन की कोई मात्रा नहीं। ठीक है ना? नॉमिनल डेटा की सबसे बड़ी पहचान, यानी जब नॉमिनल डेटा या नॉमिनल लेवल आपको जानना हो, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान, कैटेगरीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एक ही बच्चा दो हाउस
में नहीं, इसीलिए यह डेटा नॉमिनल लेवल का होगा। यानी एक ही चीज, एक ही कलर दो चीजों में नहीं है, सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। यह सही विकल्प है। ऐसी चीजें जेंडर, रिलीजन, हाउस, ब्लड ग्रुप सब में नॉमिनल माने जाते हैं, ठीक है ना। अब बेटा अनुपात स्तर यानी आपका रेशो लेवल क्या होता है? देखो सच्चा शून्य, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको। ट्रू जीरो होता है जैसे ऊंचाई, वजन, आयु। यहां रेड, ब्लू, ग्रीन का कोई भी शून्य सूचक या मात्रा सूचक अर्थ नहीं है। हाउस का रंग बढ़ घट नहीं सकता, इसलिए यह रेशो नहीं हो सकता। रेशो में गुणा भाग जैसे गणितीय क्रियाएं सार्थक होती है। भैया रेशो में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणा भाग होता है, घट बढ़ सकता है, लेकिन कलर में कैसे घटेगा? घटेगा बढ़ेगा कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, इसलिए विकल्प उपयुक्त नहीं है। अगर ऑर्डिनल क्रम में बात कर रहे हैं तो इसमें रैंक होता है। इसमें क्या होता है बेटा? रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल क्रम होता है। ऑर्डिनल में रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना। लो, मीडियम, हाई होता है। यहां किसी हाउस को पहले या दूसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, किसी हाउस को, इसलिए ऑर्डिनल नहीं है। ऑर्डिनल में बड़ा छोटा तय होता है, यहां सिर्फ नाम है, अतः ये विकल्प ही गलत है, क्योंकि नॉमिनल में सिर्फ नाम होता है। अच्छा, इंटरवल लेवल में क्या होता है बेटा? बराबर अंतराल, दैट्स वेरी इजी। इक्वल इंटरवल्स होते हैं, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, रंग वाले हाउस में कोई अंतराल या डिस्टेंस नहीं है, न ही जीरो मीनिंगफुल है, न ही यहां पर जीरो का कोई रोल है, न ही संख्या, इसलिए इंटरवल लेवल नहीं माना जाएगा, ठीक है बेटा। चलो दूसरा क्वेश्चन, धमाका प्रश्न है। अब ये सारे इजी बन गए होंगे आपके लिए। अब देखो भाई, एक परामर्शदाता काउंसलर 5 विद्यार्थियों को समायोजन स्तर पर इस प्रकार दर्ज करता है: उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, अच्छा, सामान्य, कमजोर, बहुत कमजोर। यह किस स्तर का मापन है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वेरी एक्सीलेंट, सुपर बेटा, जबरदस्त, सेकंड रैंक अचीव किया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा बेटा। अब देखो यहां पर गजब की, देखो गजब की बात, यहां पर क्या दिया है भाई? काउंसलर रैंक्स 5 स्टूडेंट्स ऑन एडजस्टमेंट लेवल। अब आपको वैसे भी समझा दिया है, यहां पर रैंक दी जा रही है। क्या दी जा रही है? रैंक दी जा रही है। और रैंक हम किस में देते हैं? केवल ऑर्डिनल में देते हैं। ऑर्डिनल में हम लोग क्या देते हैं बेटा? रैंक देते हैं। और यहां पर रैंक क्या दी गई? एक तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सबसे ऊंचा, सबसे टॉप, फिर उसके नीचे गुड, फिर गुड से नीचे एवरेज, एवरेज से नीचे पुअर, पुअर से नीचे वेरी पुअर। तो ये क्रम हो गया, एक रैंक हो गई, है ना। 5 बच्चे एक्सीलेंट है, 10 बच्चे क्या है? गुड है, 10 बच्चे एवरेज है, 2 बच्चे पुअर है, और 1 बालक वेरी पुअर है। ये हो गया उसका क्रम, ठीक है। तो हमने क्या दे दिया? रैंक दे दिया। और रैंक को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं बेटा? ऑर्डिनल में, ठीक है ना। नॉमिनल पढ़ लिया, इसमें नाम होता है, इसमें गुणा भाग यानी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, और इसमें अंतराल, इसमें बराबर इंटरवल्स होते हैं। आप देख लो बेटा, दैट्स वेरी इजी, आसान है, सभी का शानदार कंटेंट आपको मिल रहा है, इसको घोट के पी के जाना एग्जाम में, ठीक है बेटा। चलो, ऑर्डिनल बिल्कुल सही है। ऑर्डिनल में वस्तुओं, व्यक्तियों को किसी मानदंड, किसी निश्चित मानदंड पर क्रम में रैंकिंग दिया जाता है। यहां विद्यार्थियों को समायोजन के आधार पर ऊपर नीचे रखे गए हैं, यही ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल यह तो बताता है कि कौन बेहतर है, पर यह नहीं बताता कि कितना बेहतर है। ये कितना नहीं बताता, ये तो बता देगा रैंक में, वो फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, लेकिन वो कितना रैंक, कितना बेहतर है, क्यों है आखिर फर्स्ट, वो नहीं बताएगा, है ना। एक्सीलेंट और गुड के बीच का अंतर कितना है, यह नहीं पता, यह बिल्कुल नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि एक एक्सीलेंट है, फिर उसके बाद गुड है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान में एटीट्यूड स्केल, ग्रेड, ABCD, प्रीफरेंस ऑर्डर अक्सर
ऑर्डिनल होते हैं, इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो बेटा, नॉमिनल में सिर्फ नाम देता है, क्रम नहीं बताता, ठीक है ना, क्लियर कट बात है। रेसो में जीरो मीनिंगफुल होता है, रेसो में हमेशा जीरो का महत्व होता है भैया, रेसो में, है ना। इंटरवल में बराबर अंतर होता है, बस। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री 40 डिग्री का अंतर एक सा है, क्योंकि दोनों में 10-10 का अंतर है, इधर भी 10 का, इधर भी 10 का, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ो। गजब का क्वेश्चन, एक विद्यालय मनोवैज्ञानिक ध्यान कार्य अटेंशन टास्क के दौरान विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया समय सेकंड में नोट करता है, जैसे 1.2 सेकंड, 1.8 सेकंड, 2.0 सेकंड। यह किस स्तर का मापन है? अनुपात, नाममात्र, क्रमिक, अंतराल? धमाका प्रश्न है बेटा, बताओ। ये खूब पढ़ा है मैंने, एक एक का ऑपरेशन कर करके पढ़ाया है आपको, बताओ। एक विद्यालय मनोविज्ञानी, ए स्कूल साइकोलॉजिस्ट नोट्स स्टूडेंट्स रिएक्शन टाइम इन सेकंड्स, ठीक है ना। बताओ भाई बच्चों, एक विद्यालय मनोविज्ञानी है जो ध्यान कार्य, यानी बच्चे जब भी किसी काम को ध्यान से करते हैं ना, तो उसके दौरान विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया समय को रिएक्ट किया इन्होंने, सेकंड्स में नोट करता है, ठीक है। तो ये क्या है? अरे भाई क्या गड़बड़ करते हो, रिएक्शन टाइम सेकंड में मापा जाता है, इसमें 0 सेकंड का अर्थ होता है। अरे इसमें 0 सेकंड का, 0 सेकंड का अर्थ होता है, मीनिंगफुल होता है ना। और जहां पर 0 सेकंड मीनिंगफुल होता है, वहां पर रेसो होता है हमेशा उत्तर। क्या होता है बेटा? रेसो होता है। आप गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल। हम तो डूबेंगे सनम, आपके साथ डूबेंगे, गड़बड़ हो गई। देखो उत्तर क्या दिया है, बिल्कुल बेस्ट आंसर चुन लो, सुन लो बेटा। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम सेकंड में मापा जाता है, और इसमें 0 सेकंड का अर्थ होता है, यही तो बता रहा हूं, यानी ट्रू जीरो होता है, मौजूद है। हम कह सकते हैं कि 2.0 सेकंड वाला, तो यहां पर जीरो का महत्व है। 2.0 सेकंड वाला विद्यार्थी 1.0 सेकंड वाले से दो गुना धीमा है, दो गुना धीमा है कह सकते हैं हम। यह गुण अनुपात स्तर की पहचान है, यह गुण अनुपात स्तर की पहचान है। रेशो लेवल में जोड़ घटाव गुणा भाग सब सार्थक होते हैं, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना, ये सब रेशो में शामिल होता है बेटा, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। यहां भी होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में समय, स्कोर, लंबाई, वजन अधिकतर रेशो में आते हैं। समय, स्कोर, लंबाई, वजन खोपड़ी में सेट कर लेना, ये वाला कंसेप्ट किसमें आता है? अधिकतर रेशो में, इसलिए यह सही विकल्प है। अच्छा, नॉमिनल में कोई संख्यात्मक अर्थ नहीं होता, बस कैटेगरी और रेट रिएक्शन टाइम शुद्ध संख्यात्मक निरंतर कॉन्टिन्यूस डेटा है, इसे हम ग्रुप लेवल नहीं कह सकते। ऑर्डिनल में तो क्रम देता है, तो वास्तविक अंतर ही नहीं बताता, अंतर थोड़ी बताता है 1.2 सेकंड और 2.0 सेकंड के बीच का अंतर ठीक ठाक मापा गया, इसलिए मात्र क्रमिक कहकर सीमित नहीं कर सकते, गलत हो गया। ये हायर लेवल रेशो का डेटा है, अतः विकल्प सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या कहता है? इंटरवल में ट्रू जीरो नहीं होता, जैसे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन टाइम में जीरो का अर्थ कोई समय नहीं लगा, यह अर्थपूर्ण है, इसलिए इंटरवल का भी नहीं हो सकता बेटा। इंटरवल में जीरो का इंपोर्टेंस नहीं होता है, रेशो में जीरो का इंपोर्टेंस होता है, होता है, होता है। ऐसे खोपड़ी में सेट कर लो, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। ए टीचर वांट्स टू फाइंड द टिपिकल स्कोर ऑफ आवर क्लास इन ए यूनिट टेस्ट। देखो, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के यूनिट टेस्ट का सामान्य प्रतीकात्मक स्कोर जानना चाहती है, ठीक है ना, ताकि दूसरी सेक्शन से तुलना कर सके।
सामान्यतः किस केंद्रीय प्रवृत्ति को सबसे पहले लिया जाएगा? मोड को, मीडियन को, ज्योमेट्रिक मीन को, मीन को? खतरनाक अच्छा प्रश्न है। बोलो भाई, आंसर दीजिए फटाफट, सुपर क्वेश्चन है, गजब का प्रश्न है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के यूनिट टेस्ट का सामान्य प्रतीकात्मक स्कोर जानना चाहती है ताकि दूसरी सेक्शन की तुलना कर सके। सामान्यतः किस केंद्रीय प्रवृत्ति को सबसे पहले लिया जाएगा? माय गॉड, प्रश्न में आंसर हमेशा छिपा होता है यार। स्टैटिक्स की प्रैक्टिस, भाई ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए थे, सारी मापनियों के क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे पहले ही चैप्टर के साथ ही। सबसे पहले मीन आता है, फिर मीडियन आता है, और फिर मोड आता है ना? सबसे पहले, तो सबसे पहले हमेशा मीन आता है, दूसरे नंबर पर ये, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर, यही क्रम रहता है हमेशा, मीन मीडियन मोड, यही रहता है ना, कोई डाउट ही नहीं है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यही पढ़ता है हम लोग। कितना आसान है, दैट्स वेरी इजी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत कहां थी आपको? देख लो, ये रहा सही, इसकी पूरी तीनों की चारों की डिटेल समझ लो ताकि गलती होने के चांसेस खत्म करो। देखो भाई, मीन, औसत, वह माप है जो सभी बच्चों के स्कोर को लेकर एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देता है, बिल्कुल देता है। टीचर सेक्शंस की तुलना के लिए एक सिंगल नंबर चाहती है। मीन ऐसा ही नंबर देता है, मीन सबसे ज्यादा प्रचलित, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है, इसलिए प्रैक्टिकल क्लासरूम में इसे पहले चुना जाता है। यह आगे के सांख्यिकीय काम, एसडी, कोरिलेशन के लिए भी उपयुक्त होता है, इसलिए यही सही उत्तर है। अब देखो, मोड क्या होता है? उस मान को दिखाता है जो सबसे अधिक बार, जिसका रिपीटेशन हुआ हो, अधिक बार आया हो, बस इतना खोपड़ी में सेट करो। शिक्षा में मोड बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। जब आप सबसे सामान्य ग्रेड या रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, पर पूरी कक्षा के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मीन या मीडियन ज्यादा प्रचलित है, पूरी कक्षा के लिए। मोड एक्सट्रीम स्कोर को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है ना, एक्सट्रीम स्कोर को कंट्रोल नहीं करता। शाबाश। मीडियन बीच वाला मान देता है, स्क्वायर डेटा में यह बहुत उपयोगी आता है। मीडियन किसमें? अरे जो तिर्यक डेटा है ना, स्क्वायर डेटा, उसमें सबसे ज्यादा काम आता है। लेकिन रूटीन क्लासरूम टेस्ट जहां स्कोर बहुत अधिक स्क्वायर्ड न हो, वहां टीचर सबसे पहले मीन ही निकालती है, क्योंकि वह सब स्कोर्स को यूज करता है। मीडियन तब लिया जाता है जब एक्सट्रीम मार्क्स बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। याद रखना, ये खोपड़ी में सेट कर लेना, ये कंसेप्ट के साथ जो लर्निंग है ना यहाँ पर, ये कभी नहीं मिलेगी तुमको, ये सबसे ज्यादा जरूरी, एक एक प्रश्न के साथ। ये जो लिखा है ना, क्यों भैया? जब एक्सट्रीम मार्क्स बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो तो वहां पर मीडियन यूज किया जाएगा। जहां, यहां सामान्य क्लासरूम कंपैरिजन की बात है, जबकि यहां पर एक्सट्रीम मार्क्स की बात नहीं है। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? ज्यादातर ग्रोथ रेट, परसेंटेज चेंज या लॉग टाइप डेटा में लिया जाता है इसका रूप, है ना? क्लासरूम टेस्ट स्कोर पर इसका प्रयोग बहुत कम होता है। और सेंट्रल टेंडेंसी के तीन ही होते हैं, मेन, मीडियन और, हाँ, मीन, मीडियन और मोड, तीन ही मोड होते हैं बस। ठीक है, चलो, तो क्या लिया, क्या दिया? डी। आगे बढ़ो। वेरी एक्सीलेंट।
7th रैंक, उसको फर्स्ट पे लाना है बेटा, बढ़िया पढ़ो, हर विद्यार्थी फर्स्ट रैंक की तैयारी करे, बस मकसद अपना एक है, सबका पर्पज एक है, होगा जो देखा जाएगा। हाँ भाई, एक कक्षा परीक्षा में अधिकतर विद्यार्थियों ने बहुत कम अंक लिए और केवल 2-3 विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा अंक लिए। ऐसे तिरछे स्क्वायर डेटा में केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उचित माप कौन सा होता है? औसत, माध्यिका, बहुलक, हार्मोनिक मध्य। अभी जस्ट बात की थी हम लोगों ने। अरे भाई स्क्वायर्ड डेटा के लिए, स्क्वायर्ड डेटा के लिए कौन सी मेजरमेंट मापनी का आप यूज करते हो? अरे भाई स्क्वायर्ड डेटा के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। स्क्वायर्ड डेटा के लिए हम लोग हमेशा माध्यिका का यूज करते हैं। अभी अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने मिडिल वैल्यू। अरे भैया अभी अभी जस्ट ये पढ़ा, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देखो स्क्वायर्ड डेटा के लिए ये कर रखा है, स्क्वायर्ड डेटा के लिए मीडियन का यूज किया जाता है। और यहां पर क्वेश्चन आ गया, क्या उल्टा पुल्टा करते रहते हो, कहां ध्यान रहता है आप लोगों का? अजीब बच्चे हैं कुछ लोग। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा क्योंकि पूरी डिटेल है ना चार ऑप्शंस की। देखो भाई बी सही है, मीडियन बीच वाले स्थान का स्कोर है यानी मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू की बात करता है, यानी 50% बच्चे उससे ऊपर और 50% उससे नीचे, तो मिडिल वैल्यू। स्क्वायर डेटा में मीडियन एक्सट्रीम, अभी अभी बताया था, मीडियन एक्सट्रीम स्कोर से प्रभावित नहीं होता, इसलिए टिपिकल स्टूडेंट को बेहतर दिखाता है। किसको बेहतर दिखाता है बेटा? टिपिकल स्टूडेंट को। वाह, ब्रिलियंट, शाबाश, क्या गजब स्कोर कर रहे हैं मेरे बच्चे। ऐसे से शिक्षा मनोविज्ञान में जब कुछ ही बच्चे बहुत हाई स्कोर ले आए तो टीचर को परफॉर्मेंस बताने के लिए मीडियन का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है ना? शिक्षा मनोविज्ञान में जब कुछ ही बच्चे हाई स्कोर ले आए तो एनसीईआरटी में भी लिखा है कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्वायर्ड मीडियन इज बेटर देन मीन। अगर आपका बच्चों के अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर तिर्यक है, डिस्टर्ब है ना, स्क्वायर्ड है, शाबाश, अद्भुत बेटा। इसलिए यह सही उत्तर है, यह प्रैक्टिकल क्लासरूम रिपोर्टिंग के लिए भी सरल है। अच्छा, मीन सभी अंकों को जोड़कर निकालते हैं, मीन तो हम सभी अंकों को जोड़कर निकालते हैं, एवरेज होता है वो तो, इसलिए 2-3 बहुत बड़े अंकों का उस पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है ना? यहां डेटा पॉजिटिवली स्क्वायर्ड है, कुछ ज्यादा मार्क्स वाले हैं कुछ कम मार्क्स वाले हैं, इसलिए मीन ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। इस स्थिति में मीन वास्तविक बीच को नहीं दिखाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत आंसर आ जाएगा। शाबाश, सिर्फ सबसे अधिक आने वाला स्कोर देता है मोड, है ना, सबसे अधिक बार, ठीक है ना? स्क्वायर डेटा में मोड कभी कभी बहुत लो वैल्यू पर भी हो सकता है जो पूरी कक्षा की तस्वीर नहीं देता। अगर बहुत से बच्चों ने 3 या 4 अंक लिए हों तो मोड 3 हो जाएगा, पर टीचर यह भी जानना चाहेगी कि बीच का स्टूडेंट कहां है, जो केवल मीडियन दे सकता है, इसलिए अकेला मोड पर्याप्त नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, गलत हो गया। और हार्मोनिक मीन अक्सर स्पीड, रेशो, रेट्स के लिए होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है ना? क्लासरूम रॉ स्कोर्स के लिए नहीं होता, यह एक्सट्रीम वैल्यू से भी प्रभावित हो सकता है और इंटरप्रिटेशन कठिन हो जाता है, इसलिए यह इस संदर्भ का सबसे अच्छा उत्तर कभी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हुआ बेटा? बी।
अगला प्रश्न। आया मजा? सुपर प्रश्न है यार, खोपड़ी में सेट कर लो, यहां से छप जाएगा पेपर, और इनमें से ही आएगा स्टैटिक्स में, और क्या चाहिए तुमको। अरे भाई क्लास को पूरी शिद्दत से, दिलो जहां से, ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर करना तो बनता है यार। दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। चलो, एक अध्यापिका ने देखती है कि जैसे ही एक बहुत अधिक अंक, ओ हो 98 आउट ऑफ 100 जोड़ दिया गया है, पूरी कक्षा का औसत अचानक बढ़ जाएगा। यह बात क्या कहलाती है, क्या बताती है? अत्यधिक अंकों से बहुत प्रभावित होता है, नए अंकों से कभी प्रभाव नहीं बदलता, हमेशा माध्यिका से बेहतर होता है, केवल नाममात्र डेटा के लिए होता है। बिल्कुल 100%। अरे भाई 98 अधिक, अत्यधिक अंकों से बहुत प्रभावित होता है। जैसे ही मेरी क्लास में बच्चों की रैंक जब टॉप 10 में आती है ना टेस्ट पेपर में, अरे भाई जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है ना, ले लो एग्जाम से पहले एक पेपर को। अरे भाई अब तो आपको 4 पेपर 5 पेपर डेली निकालने हैं, और एग्जाम में जब आप 30 से 40 पेपर देके जाओगे ना, और वैसा के वैसा पेपर आपको एग्जाम में दिखेगा, मैं कह रहा हूं दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये अभ्यास ही तो बनाना है आपको, इसलिए टेस्ट सीरीज का तो कोई मतलब, कोई मूल्य ही नहीं है, ये मान लीजिएगा। और पीजीटी वाले बच्चों के लिए मैंने अभी जस्ट, इवन मेरे हर बच्चे को मैंने कहा था, आप यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज भी लो, आप पीजीटी एस्टेट भी लो, आप उसके अलावा आपका बीपीएससी भी लो, यूपी पीजीटी भी लो, झारखंड पीजीटी भी लो। उससे क्या फर्क पड़ेगा पता है? आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, लेकिन समय तो देना पड़ेगा यार, समय तो देना पड़ेगा अपने आप को, खुद को, अपने जीवन के लिए। ये समर्पण चाहिए आपसे, ठीक है? तो ये जरूरी है, कंपलसरी है। इसलिए आंसर बेटा ए कर दो, ठीक है ना? तो जिन मित्रों ने अभी तक सिंगल एक भी बार, वेरी एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है स्कोर आपका, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, वेरी एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। चलिए, तो समझ गए बात को। इसीलिए आप क्या करोगे, धूम मचा दो बस, सभी मित्रों तक पहुंचा दो क्लास को, सिंगल बच्चा मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, जो दूसरों का भला करते हैं ना, उनका भला 100% होता ही है। देखो आंसर मीन हो जाएगा, मीन सभी अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देता है, इसलिए एक भी बहुत बड़ा या बहुत छोटा स्कोर मीन को खींच सकता है। यही कारण है कि रिसर्च और क्लासरूम रिपोर्टिंग में कहा जाता है कि मीन इज सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। इस प्रश्न में 98 जैसा उच्च स्कोर जुड़ने से मीन ऊपर चला गया, यह इसी संवेदनशीलता का एग्जाम्पल है। जब डेटा बहुत तिरछा स्क्वेर्ड हो तब मीन वास्तविक बीच को नहीं दिखा सकता, इसलिए ऐसे मामलों में हम मीडियन का यूज करते हैं, और मोड ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं, अतः यह विकल्प सही है 100%। प्यारे बच्चों, वेलकम, स्वागत, अभिवादन आप सभी प्यारे बच्चों का। 100% सफलता समर्पण और मेहनत ढूंढती है। जो लोग मेहनत करते हैं, समर्पण रखते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं, अपने सपनों को अपनी आंखों में, अपने जहन में बसाकर जीते हैं, वो लोग निश्चित रूप से सफलता के हकदार होते हैं, और उन्हें सफलता उनकी कदम भी चूमती। ये सच भी है। मीन हम पढ़ चुके हैं, हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि यह हर स्कोर को गिनता है। जैसे ही नया स्कोर जुड़ता है या हटता है, कुछ कुल योग बदल जाता है, इसलिए मीन भी बदलता है। कभी नहीं बदलता वाला कहना ये तो गलत बात है ना? मीन हमेशा मीडियन से बेहतर नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डेटा कैसा है, स्क्वेयर्ड है या एक्सट्रीम स्कोर है वाला डेटा है। अगर एक्सट्रीम स्कोर है तो मीन यूज करो, अगर स्क्वेयर्ड स्कोर है तो मीडियन यूज करो, है ना? वाले डेटा में मीडियन मीन से बेहतर प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए हमेशा बेहतर कहने वाला कथन गलत हो सकता है। और मीन को नॉमिनल डेटा जैसे हाउस नेम, रिलीजन, जेंडर पर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वे संख्या नहीं है। वे मीन प्राय इंटरवल या रेशो डेटा पर निकाला जाता है, केवल इंटरवल पर और रेशो डेटा पर।
क्योंकि उनमें संख्याएं होती है, उनमें संख्याएं होती है, तो मीन केवल वहीं पर निकाला जा सकता है। ये चैप्टर बहुत आसान है, बस वैसे जबरदस्ती खोपड़ी घुमाता है जब कैलकुलेशन की बात आती है। तो इसलिए कैलकुलेशन में क्यों उलझते हो? अभी तक तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया, कभी कभी रेयर आ जाता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा देना। चलो बेटा आगे बढ़ो। जब अध्यापक यह दिखाना चाहते हैं कि उपलब्धि अचीवमेंट में बीच वाला विद्यार्थी कौन है, विशेषकर तब जब कुछ विद्यार्थियों के अंक बहुत कम हो, तो उन्हें कौन सा माप लेना चाहिए? औसत, बहुलक, माध्यिका, परास। यार खतरनाक प्रश्न है एक एक, इनको खोपड़ी में सेट कर लो बेटा। क्या कर लो माय डियर? सेट कर लो खोपड़ी में, बस काम हो जाएगा, है कि नहीं? बताओ बेटा, व्हाट अबाउट द राइट आंसर? मैंने हमेशा जब भी हमको, अरे बेटा मिडिल 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 वैल्यू ज्ञात करनी हो ना, यानी कि समझ जाओ, मिडिल वैल्यू के लिए, मिडिल वैल्यू के लिए हमेशा मीन का यूज, मीडियन का यूज होता है, माध्यिका का यूज होता है बेटा। किसका यूज होता है बच्चे? माध्यिका। बिल्कुल खूब समझाया था आपको मैंने। मिडिल वैल्यू, स्क्वायर्ड वैल्यू के लिए स्क्वायर्ड वैल्यू, मिडिल वैल्यू, है ना, एक्सट्रीम स्कोर के लिए हमेशा मीडियन सबसे ज्यादा बेहतर होता है। इज इट क्लियर? तो सी लॉक कर दो। देखो भैया, अरे आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 100% सी होगा। क्यों होगा सी? देखो बेटा, मीडियन वह स्कोर है जिसके ऊपर 50% और नीचे 50% विद्यार्थी होते हैं, यानी यह सच में बीच की स्थिति दिखाता है। स्क्वायर्ड, ओपन एंडेड, एक्सट्रीम स्कोर्स वाले डेटा में मीडियन सबसे विश्वसनीय होता है। समझ लो, जिंदगी में भूलना नहीं। शाबाश, वेरी एक्सीलेंट बेटा। देखो, स्क्वायर्ड, ओपन एंडेड और एक्सट्रीम स्कोर्स, ये तीन चीजें खोपड़ी में याद रख लो। इन तीनों के लिए मीडियन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये चरम अंकों से प्रभावित नहीं होता। क्लासरूम असेसमेंट में जब टीचर बोलना चाहती है कि क्लास का बीच वाला लेवल यह है, तो मीडियन बहुत उपयोगी है। एनसीईआरटी साइकोलॉजी में भी यही बताया गया है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वायर्ड हो तो मीडियन चूज करें, इसलिए यही सबसे अच्छा उत्तर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। आपकी एनसीईआरटी यही बताती है, इसलिए हम सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो भैया, मीन चरम अंकों यानी एक्सट्रीम से जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कुछ बच्चों ने बहुत कम या बहुत अधिक अंक लिए हैं, तो मीन बीच ही सच्ची तस्वीर कभी नहीं देगा। तो मीन बीच का मिडिल वैल्यू ज्ञात नहीं करेगा। मोड उस स्कोर को बताता है जो सबसे अधिक बार आया हो, यह सबसे सामान्य को दिखाता है, बीच वाले को नहीं। अगर अधिकतर बच्चों ने 5 अंक लिए और बाकी के 10 और 15 पर हो, तो मोड केवल 5 ही दिखाएगा। यही खास बात है उसकी, मतलब जिसका रिपीटेशन ज्यादा बार हुआ हो, सीधी सीधी सी कहानी है, ठीक है ना। चलो, रेंज तो गलत, हाइट्स और लोवेस्ट का अंतर बताता है। रेंज हाईएस्ट और लोवेस्ट, ये सेंट्रल टेंडेंसी का माप नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी के माप तो 3 ही है, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड, दैट्स वेरी इजी, ठीक है ना भाई। चले आगे। देखो बेटा, एक बड़े विद्यालय में प्राधान्याध्यापिका यह जानना चाहती है कि विद्यार्थियों में कौन सा आईक्यू स्कोर सबसे ज्यादा बार आता है। अब प्रश्न देखो, कौन सा आईक्यू स्कोर सबसे ज्यादा बार बार आता है ना। और ज्यादा बार आने को, ताकि उसके अनुसार एनरिचमेंट प्रोग्राम बनाया जा सके, सबसे उपयुक्त माप कौन सा होगा? तो ज्यादा बार, तो ज्यादा बार के लिए हम बहुलक यूज करते हैं, मोड यूज करते हैं हमेशा। ब्रिलियंट बेटा, एक्सीलेंट बच्चा। अरे भाई, हमेशा ज्यादा बार के लिए खोपड़ी सेट कर लो बस।
कुछ नहीं है, आसान सा प्रश्न था। डी विकल्प परफेक्ट हो जाएगा। देखो भाई, अब देख लो, पूरा आंसर परफेक्ट हो जाएगा। डी, मोड वह मान है, वह वैल्यू होता है जो डेटा में सबसे अधिक बार आता है। यही तो बात है। सबसे अधिक बार रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, आवृत्ति की बात जहां पर आती है, दैट मीन्स मोड होगा। समझ में आ गया? मीन जब हायर स्कोर हो वहां पर मीन, मिडिल वैल्यू के लिए मीडियन, और ज्यादा बार आया हो तो मोड। ठीक है। अब देखो, अगर हेड मिस्ट्रेस यह देखना चाहती है कि हमारे यहां बच्चे सबसे ज्यादा किस आईक्यू रेंज में हैं, तो मोड सीधा और अर्थपूर्ण उत्तर होगा। भाई वो देखना चाहते हैं कि किस रेंज में बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो ज्यादा, बहुत ज्यादा बच्चों का स्कोर हो रहा है उस जगह पर जाकर के, वही मोड होगा। शिक्षा व्यवस्था में सबसे आम, या सबसे लोकप्रिय, या सबसे अधिक। अब समझ लो, अगर एजुकेशनल कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे घुमाएगा प्रश्नों को। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे आम, सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक, तो समझ जाओ मोड की बात हो रही है। ठीक है ना? वो प्रकट उत्तर चाहिए हो तो मोड लिया जाता है। जैसे मोस्ट चूजन सब्जेक्ट, मोस्ट कॉमन ग्रेड, है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट टेस्ट स्कोर, मोड को नॉमिनल डेटा पर भी लागू किया जा सकता है। इसलिए यह और भी फ्लेक्सिबल है। इसलिए सबसे सही उत्तर मोड होगा। अधिक बार बहुलक, मीन सभी स्कोरों को मिलाकर एक रिप्रेजेंटेटिव देता है, पर यह नहीं बताता कि सबसे ज्यादा बार कौन सा स्कोर आया है। अगर 90, 100, 105, 110, 115 सब हो, तो मीन में क्या होगा, इन सबको जोड़ो और जितनी संख्या है उसका भाग दे दो, औसत आ जाएगा। 104, 106 के आसपास हो, पर यह जरूरी नहीं कि किसी ने 105 ही सबसे ज्यादा बार लिया हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए मीन उपयुक्त नहीं है। मीन सेंट्रल वैल्यू देता है केवल, मोस्ट कॉमन वैल्यू कभी नहीं देता। सेंट्रल वैल्यू के लिए मीन, मिडिल वैल्यू के लिए मीडियन। ठीक है। एवरेज के लिए मीन, मिडिल वैल्यू के लिए मीडियन। मीडियन बीच वाला स्कोर बताता है, सबसे अधिक बार आने वाला कभी नहीं बताता। हेडमिस्ट्रेस का फोकस फ्रीक्वेंसी पर है, कि ये फ्रीक्वेंसी, और जहां पर फ्रीक्वेंसी आती है, जहां पर आवृत्ति पुनरावृत्ति आती है, वहां पर मोड होता है। पोजीशन पर नहीं, पोजीशन की बात ही नहीं कर रहा है, पोजीशन की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए मीडियन का उसका सवाल सॉल्व नहीं करता। मीडियन आमतौर पर स्क्वायर डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी के लिए होता है, अतः यह विकल्प गलत है। ठीक है ना? परसेंटाइल जैसे P50, P75 हमें बताता है कि कितने परसेंट विद्यार्थी किस स्कोर के से नीचे हैं, यह भी सबसे ज्यादा बार आने वाला स्कोर नहीं है। गलत हो गया, तो उत्तर हमारा परफेक्ट बेटा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा, गजब का क्वेश्चन है। एक अध्यापक कहते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थियों के अंक औसत के आसपास कितने फेल हुए हैं। है ना? समझ रहे हैं बात को? तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा, एक अध्यापक क्या कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थियों के अंक औसत के आसपास कितने फैले हुए हैं या बिखरे हुए। वह किस सांख्यिकी धारणा का की बात कर रहे हैं। कितना शानदार प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ए टीचर सेज आई वॉन्ट टू नो हाउ स्कैटर्ड और स्प्रेड माई स्टूडेंट्स मार्क्स आर अराउंड द मीन। सी इज आस्किंग फॉर विच स्टैटिकल आइडिया। बताओ बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, या फिर कोरिलेशन, या फिर टी टेस्ट। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, धमाका प्रश्न है।
धमाका प्रश्न है ना। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थियों के अंक औसत के आसपास कितने फैले हुए या बिखरे हुए, एवरेज के आसपास, ठीक है ना। मतलब जो सेंट्रल वैल्यू है ना उसके इर्द गिर्द कितने हैं, ये बात की जा रही है। और ऐसी बात करने के संदर्भ में अब आपको सही उत्तर ढूंढना है। अरे भाई, यहां पर बिखरे होना और फैले होना, नाम से ही समझ में आ गया, बिखराव और फैलाव। और बिखराव और फैलाव को हम लोग वेरिएबिलिटी से समझते हैं, प्रसार या विचरण, प्रसार या विचरण। अरे खोपड़ी सेट करके चलो, कर दी ना गड़बड़, ऐसे गड़बड़ होती है आपकी। अरे केंद्रीय प्रवृत्तियां तो मीन मीडियन मोड है, दिमाग से हटाओ। प्रश्न घुमाया है थोड़ा सा, प्रश्न को हल्का सा घुमाया है, ठीक है ना। गड़बड़ मत करो, एक सेकंड रुको। ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई। देखो सिंपल क्वेश्चन है और आपको इसको बिल्कुल खोपड़ी में सेट करके चलना चाहिए। चलिए इसकी शानदार एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं अपन। देखो बेटा, होता क्या है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहां पर ऑप्शन ए कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति मीन मीडियन मोड पर यह बताती है कि डेटा कहां इकट्ठा है। ठीक है, यानी टिपिकल वैल्यू क्या है। लेकिन टीचर का सवाल फैला हुआ और कितना है वाला है, ना कि बीच का मान क्या है, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी इस क्वेश्चन को पूरा जवाब नहीं देती, गलत हो जाएगा। तो बी आंसर आपका ब्रिलियंट होगा, क्योंकि वेरिएबिलिटी या डिस्पर्सन ये बताता है कि स्कोर्स एक दूसरे से या मीन से कितने दूर है। अगर सारे बच्चे एक जैसे मार्क्स लेते हैं तो वेरिएबिलिटी कम, अगर कोई 2 ले रहा है और कोई 19 तो वेरिएबिलिटी ज्यादा। टीचर ने खासकर अराउंड द मीन, अराउंड द मीन कहा है। यह स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी मेजर्स की तरफ इशारा है, जो वेरिएबिलिटी का ही हिस्सा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपकी वेरिएबिलिटी का हिस्सा है। सर जी मेरी लाइव क्लास नहीं चल रहा है, तो फिर आप कैसे कमेंट कर पा रहे हैं। चल रहा है बच्चा, टेंशन मत लो, है ना। मस्त रहो, खुश रहो, आप स्वस्थ रहो, पढ़ो धुआंधार। आप तो बस आपको दिखना चाहिए बस। प्रसरण को जानकर टीचर यह समझ सकती हैं कि कक्षा होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, इसलिए यह सही उत्तर होगा। क्लियर है ना बेटा। बिल्कुल पक्का, 100%। आपको पता है, अभी आपसे कुछ बात करते हैं क्लास के जस्ट बाद। टेंशन क्यों लेते हो मेरे लड्डुओं, मेरे जिगर के टुकड़ों। बस आप तो धुआंधार अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को, भाई बहनों को प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से क्लास के बारे में बताओ और धुआंधार क्लास को शेयर करो। समझ गए बात को। और लोगों से कहो संजय सर साइकोलॉजी परिवार से जुड़। बस यही आपका नैतिक धर्म है, यही आपकी कर्तव्य निष्ठा है, यही आपकी पराकाष्ठा है और यही आपकी सफलता की दस्तक है। टेंशन ना लीजिएगा, पढ़िएगा। तो कोरिलेशन दो वेरिएबल्स जैसे इंटेलिजेंस और अचीवमेंट के बीच संबंध बताता है। कौन? कोरिलेशन। किसके बीच भैया? दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बताएगा, जैसे इंटेलिजेंस के और अचीवमेंट, बुद्धि और उपलब्धि।
दोनों का कहीं ना कहीं संबंध है। जिसके पास बुद्धि होगी उसी के पास उपलब्धि होगी, जिसने उपलब्धि हासिल की है इसका मतलब बुद्धि से की है, तो भैया दोनों में रिलेशन है। ठीक है ना। यहाँ एक ही वेरिएबल मार्क्स की बात हो रही है, यह वह मीन के आसपास कितना बिखरा है, इसलिए कोरिलेशन का सवाल ही नहीं है। कोरिलेशन स्प्रेड नहीं बताता, कभी भी बिखराव नहीं बताता, वो तो एसोसिएशन बताता है। एसोसिएशन यानी संगठन, आपस में जुड़े होना। कोरिलेशन सहसंबंध को प्रभावित करता है, दर्शित करता है बेटा। इसलिए बिंदास पढ़ो, आसानी से टॉपिक को, एक एक वर्ड को समझो। टी टेस्ट क्या होता है? ये दो समूहों के मीन में अंतर महत्वपूर्ण है या नहीं ये बताता है। यानी दो ग्रुप्स हैं और उनके जो स्कोर है उनमें क्या डिफरेंस है उसकी बात करता है टी टेस्ट। मीन में अंतर महत्वपूर्ण है या नहीं की बात टी टेस्ट करता है। यह परखने के लिए होता है यहां न दो समूह हैं और न ही इंटर, हाँ इन्फ्रेंशियल टेस्ट की बात है ना। यह सिर्फ वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव स्तर का सवाल है, स्प्रेड कितना है, इसलिए टी टेस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि तो डिफरेंस क्रिएट करता है दो ग्रुप्स के बीच के मीन का। दिस इज वेरी सिंपल, क्लियर हो गया ना। तो इसीलिए बेटा सुपर डुपर क्वेश्चन है, बी को लॉक करके आगे बढ़ो बेटा और नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसीलिए तो कहा मैंने स्टैटिक्स चैप्टर टफ नहीं है, आपको एजिटेड सवाल मिलेगा एग्जाम में, क्यों टेंशन करते हो, मस्त रहो, खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। चलो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी यूज्ड इन क्लासरूम टेस्ट? निम्न में से कक्षा परीक्षाओं में प्रयुक्त प्रसर यानी वेरिएबिलिटी का सबसे सरल माप कौन सा है ना। वेरिएबिलिटी का सबसे सरल माप पूछा है, परास, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, चतुर्थांश, क्वार्टाइल डेविएशन यानी क्यूडी, औसत विचलन यानी एडी, एवरेज डेविएशन। ये चारों, ये सब मैंने आपको थ्योरी क्लास में सुपर डुपर पढ़ाया है। जिन मित्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे शिक्षकों ने, जिन भावी टीचर्स ने, जिन असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने अभी तक लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है ना, कर लीजिएगा। पढ़ाई 360 एप्लीकेशन से बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेरे पीजीटी के विद्यार्थी हैं, जो ऑलरेडी मेरे किसी भी बैच में एडमिशन आपने ले रखा है यदि, तो आप 90% ऑफ के साथ यूजीसी नेट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे यूजीसी नेट का बैच ज्वाइन करते हैं ना, उनको पीजीटी फ्री मिलता है पूरा, चाहे वो एस्टेट पीजीटी हो, चाहे वो बीपीएससी पीजीटी हो, चाहे वो झारखंड पीजीटी हो, ठीक है ना, वो बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन कर लो। ओके बेटा, चलो बताओ। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, और प्रश्न बहुत आसान बन गया भाई, गलत कर दिया। देखिएगा, निम्न में से कक्षा परीक्षाओं में प्रयुक्त प्रसर वेरिएबिलिटी का सबसे सरल माप कौन सा है? जब हमको वेरिएबिलिटी को मापना हो तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? ठीक है ना। देखो बेटा, तो आंसर परास हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज से मापेंगे। सबसे सरल माप रेंज होती है कि किसकी बेटा? प्रसर की, प्रसार की। देखो ए आंसर, सबको समझा देता हूं एक बार वापस से, ताकि इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। बस इससे ज्यादा नहीं जूम करेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेना आप अपने मोबाइल की, कोई दिक्कत नहीं है। ए सही है, रेंज। इसमें हाईएस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर, यानी सिर्फ दो संख्याओं से यह निकल जाता है, दो संख्याओं से, हाईएस्ट से और लोवेस्ट से रेंज निकल जाता है। कैसे? इसलिए सबसे सरल, सिंपलेस्ट, तुरंत बताने वाला माप होता है। आपसे सबसे सरल माप पूछे और सबसे सरल माप तो रेंज होती है। इसमें दो संख्याएं, हाईएस्ट रेंज कौन सी है और लोवेस्ट रेंज क्या है? हाईएस्ट 10 नंबर है हमारी क्लास में और लोवेस्ट 5 नंबर है, तो भैया निकल गई रेंज। सबसे सरल तरीका है दुनिया का ये। तो सरब सबसे सरल माप कौन सी है? रेंज है ना। अच्छा, कि क्लास के मार्क्स कितने फैलाव में है? क्लासरूम टीचर जल्दी से बोल सकती है कि हमारे यहाँ
मार्क्स 12 से 19 के बीच है, बस खत्म बात। पूरी रेंज पता लग गई ना, 12 से 19 के बीच यह रेंज ही है। हालांकि यह बहुत स्थिर रोबस्ट मेजर नहीं है, एक्सट्रीम स्कोर से बहुत प्रभावित होता है, लेकिन सरलता की दृष्टि से सबसे पहले सिखाया जाता है कि एनसीईआरटी लेवल पर वेरिएबिलिटी की शुरुआत हमेशा रेंज से करवाई जाती है। ये एनसीईआरटी की बुक कहती है, एनसीईआरटी में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। सरल माप पूछी एक्चुअली, और सरल माप को हम रेंज कहते हैं। ठीक है। बी, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे जानकारीपूर्ण और प्राय सबसे अधिक उपयोगी माप है। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, इंपॉर्टेंट बात है ये। पर यह सिंपलेस्ट नहीं है, टफ। ये तो सिंपलेस्ट थोड़ी है। इसे निकालने के लिए मीन, मीड, डेविएशन, स्क्वेयरिंग, एवरेजिंग और स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है, इसलिए दिस इज नॉट सिंपल। बस फर्क ये है। इसलिए क्लासरूम टीचर के तुरंत काम के लिए भारी पड़ सकता है। प्रश्न सबसे सरल पूछा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन सी क्वार्टाइल यानी क्यूडी रेंज से आगे का माप है, जो मिडिल 50% स्प्रेड बताता है, 50% फैलाव विसरण बताता है। निकालने के लिए Q3 और Q1 की गणना करनी पड़ती है, तो रेंज से ज्यादा स्टेप्स मांगता है, इसलिए यह भी सिंपलेस्ट नहीं कहलाएगा। यह तब उपयोगी होता है जब एक्सट्रीम स्कोर को प्रभाव से हटाना हो। जब हटाने के लिए हम QD का यूज करते हैं। जी हां, ठीक है। डी ऑप्शन में क्या है, एवरेज डेविएशन एडी भी सारे डेविएशंस को शामिल करता है, इसलिए यह भी रेंज से आगे निकल गया, ज्यादा काम मांगता है। यह भी डिस्क्रिप्टिव है, पर स्टेप वाइज ज्यादा है, इसलिए इसे सबसे सरल कहना सही नहीं है। हम ये तब लेते हैं जब हमें सभी स्कोर्स का क्या हो, पता हो, विचलन चाहिए, अतः यह विकल्प गलत हो जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है। तो इसीलिए अतः यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, बिल्कुल परफेक्ट एंड ब्रिलियंट आंसर ए, बिल्कुल सरल, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट माप की बात हुई है, और सिंपलेस्ट माप ओनली रेंज होती है, क्योंकि उसमें अधिकतम और हमारा लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों के बीच की। भैया मेरी क्लास में 17 से 20 तक नंबर आए हैं सब बच्चों के, तो यही हाईएस्ट रेंज 20 है और लोवेस्ट 17 है, खत्म बात। तो ये रेंज जो होती है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट माप कहलाती है। क्लियर बेटा। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल, यहां पर आज की क्लास में हम लोगों ने इस क्या यानी स्टैटिक्स के बहुत गजब के पार्ट को हम लोगों ने सीख लिया है प्यारे बच्चों। हाँ, इसकी एक क्लास अभी और लगेगी, लेकिन वो लगेगी हमारी कल। ठीक है, इसी टाइम पर सेम टाइम पर। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो, खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत। एक क्लास और लेंगे इसकी, तब मचेगा धमाल। फिर आने दो स्टैटिक्स के सारे सवाल। ओके फ्रेंड्स, चलिए धन्यवाद।